सवाल बहुत सीधा है। जब देश की राजधानी में एक हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझ जाता है तो कानून की रक्षक पुलिस क्या कर रही होती है? क्या पुलिस का काम पीड़ित को मरहम लगाना है या उनके जख्मों पर लापरवाही का नमक छिड़कना है? जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी मुहिम जारी है, सार्थक को इंसाफ कब। एक बेबस परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है, लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रह रही। पुलिस की जांच की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पीड़ित के साथ नहीं बल्कि आरोपी की ढाल बनकर खड़ी है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। उसको करने के लिए, बट वो मौका ही नहीं दिया सर, मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही मेरे बेटे को छीन के लेके गए। वो चिट्ठी अभी भी मेरे पास पड़ी है। शायद हमने सैटरडे को प्रेयर मीटिंग रखी है, उसमें शायद वो मेरे साथ उस टाइम रहेगा तो उसको सुनाऊंगा, बेटा ये मैंने आपके लिए लिखा था। ये एक ऐसे पिता का दर्द है जिसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। यहाँ दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार ब्लैक थार ने पल्सर बाइक सवार 34 साल के सार्थक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सार्थक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक 25 जून को सार्थक अपनी पल्सर बाइक से गुरुग्राम से नोएडा जा रहे थे। जैसे ही वो रजोकरी फ्लाईओवर पर पहुंचे, उनको पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कर्नाटक नंबर की ब्लैक थार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सार्थक सड़क पर ही गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस हादसे पर दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती, उसको लेकर सार्थक के माता पिता ने जांच पर सवाल उठाए हैं। और हमें बोला अभी तो इतना ही है, जब होगा बता देंगे। वो दिन और आज का दिन कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। ब्लड टेस्ट का क्या हुआ, सीसीटीवी का क्या हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं। सोचिए, एक परिवार ने अपना इकलौता बेटा हिट एंड रन में खो दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच के नाम पर भेड़चाल चलती रही। नतीजा यह है कि आरोपी अपूर्व को जमानत मिल गई, क्योंकि ना तो आरोपी का सही समय पर अल्कोहल टेस्ट कराया गया और ना ही सीसीटीवी की जांच की गई। यही वजह है कि पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि मेडिकल जांच और फॉरेंसिक सबूत जुटाने में देरी क्यों की गई। क्या पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती, इसलिए आरोपी थार चालक अपूर्व को तुरंत जमानत मिल गई? पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपियों को हादसे के बाद मौके से फरार होने का मौका मिला, इस वजह से अल्कोहल टेस्ट में देरी हुई। क्या दिल्ली पुलिस ने सार्थक को अस्पताल पहुंचाने में देरी की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे इस एक्सीडेंट में बरती गई लापरवाही की पोल खुल रही है, जिससे दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चूंकि इस मामले पर बात की जा रही है, इस मामले पर आवाज उठाई जाना, इस मामले पर इंसाफ की मांग की जानी और अथॉरिटी से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, वो आज जी न्यूज पर लगातार हम कर रहे हैं। और हमारे साथ जो पैनल के सदस्य रहेंगे उनका परिचय कराता हूं मैं आपसे। मंगला प्रसाद हमारे साथ हैं, रिटायर्ड जज हैं। AK जैन हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, वकील हैं। और साथ ही साथ सार्थक के पिता भी हमारे साथ। लेकिन एक और चीज आपको जाननी चाहिए, वो है कि सार्थक को इंसाफ के लिए जी न्यूज लगातार एक मुहिम चला रहा है। सार्थक के परिवार ने आरोप लगाया कि अभी तक आरोपी का ब्लड टेस्ट तक कराकर के उसकी रिपोर्ट तक हासिल नहीं की गई। आरोपी से पुलिस ने 50 घंटे के बाद संपर्क किया, यह आरोप सार्थक का परिवार लगा रहा है। सार्थक का परिवार यह आरोप लगा रहा है कि PCR आने में भी आधे घंटे की देरी हुई और पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस का रवैया असंवेदनशील है। FIR की कॉपी देने में 3 घंटे लगाए हैं। यह अलग अलग लापरवाहियों का आरोप लगाया जा रहा है सार्थक के परिवार की तरफ से। सार्थक के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, परिवार किस हाल में इस वक्त है, या आप लोगों के जहन पे क्या बीत रही है, इस बात का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मानवीय तौर पर आपके इस दुख में हम आपके साथ हैं और परिवार को इंसाफ मिले, सार्थक को इंसाफ मिले, इस मुहिम में आपके साथ हम लोग हैं। एक सवाल मेरा है सर कि जो परिवार ने एलिगेशन लगाए, क्या पुलिस ने हिट एंड रन करके भागने वाला जो आरोपी है उसकी ब्लड सैंपल रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बताया है आपको?
नहीं सर, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ब्लड सैंपल्स का क्या हुआ। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में आप कह रहे थे 40-45 घंटे के बाद ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसके बाद उनकी क्या रिपोर्ट आई, क्या उसमें अल्कोहल कंटेंट्स मिले। अब 50 घंटे के बाद अल्कोहल कंटेंट्स क्या मिलेंगे ये तो वही जाने, पुलिस वाले जाने या वो अधिकारी लोग जाने। हम तो कॉमन मैन है, हमारी तो समझ के बाहर है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आपके एक संवाददाता का मुझे सुबह फ़ोन आया मीडिया से, जिन्होंने कहा कि सर हमने ये देखा, उन्होंने ट्रेस किया, क्योंकि जो आप लोग कर सकते हो वो हम लोग तो कर सकते हैं, हमारी तो पहुंच के बाहर है। उन्होंने मेरे को कहा जो गाड़ी की स्पीड उस टाइम थी वो करीब 150 और 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप उस स्पीड पे किसी बाइक, किसी टू व्हीलर को हिट करेंगे, उसका क्या हाल होगा, मुझे शायद ये बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अभी तक हमें लग रहा था 110, 120, लेकिन उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहाँ से ये जानकारी निकाली, कैसे किया, ये तो वैसे दिल बैठा हुआ था ये सोच के कि उस स्पीड से उन्होंने मेरे बेटे को टक्कर मारी और सड़क पे छोड़ दिया। क्या हाल हुआ होगा उसका। क्षति है, लेकिन अब सबसे पहली जो जरूरत है वो यही है कि सार्थक को इंसाफ मिले। पुलिस ने क्या सीसीटीवी फुटेज दिखाई है आपको? फुटेज देख के आपको कुछ पता लगा कि गलती, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे गलतियां हुई? ये जितना थोड़ा बहुत हमने देखा, वो राइट साइड से एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। वो शायद ट्रक या बस थी, उसने साइड नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम सिवियर लेफ्ट को लेके उस लेन में चले गए, शायद कंट्रोल नहीं गाड़ी हुई और सार्थक को पीछे से हिट कर दिया। उसके बाद हमने उनके पुलिस स्टेशन में कहा कि सर आप इतने टाइम के बाद, इतने सीसीटीवीज लगे हुए हैं, रोज़ हम पेपर में, मीडिया में पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च हुआ, इतने सीसीटीवी लगा दिए, उसकी फुटेज तो दिखाइए हमें, क्योंकि उसके बाद ही तो वो जो पहले टोल प्लाजा होता था अभी भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए, वहाँ से निकालवाइए, हमें दिखाइए। हाँ जी, देख रहे हैं, एक छोटी सी फोटोग्राफ दिखाई, ये देखिए जी, ये पहले इनकी फोटोग्राफ जहाँ ये एंगेजमेंट पार्टी में थे, ऐसे ऐसे करके देखो, और ये जी गाड़ी में, ये इसने ब्लू शर्ट पहनी, ये शर्ट पहनी, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, कौन सी ब्लू शर्ट, कौन कहाँ बैठा था। ओनर कहता मैं साइड में बैठा था और पूर्वा सिंह चला रहा था, हमें कुछ नज़र नहीं आया। और हमें बोला अभी तो इतना ही है, जब होगा बता देंगे। वो दिन और आज का दिन कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, ब्लड टेस्ट का क्या हुआ, सीसीटीवी का क्या हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं है। एक ही जैन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सार्थक के परिवार का पहला आरोप है, वो आरोप है पुलिस की द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को लेकर के। उनका कहना है कि ना तो हमें एफआईआर की कॉपी दी गई, ना आरोपी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट अब तक आई है, पीसीआर वैन लगभग आधे पौने घंटे की देरी से वहां पर पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाई नहीं गई। अगर परिवार जो इंसाफ की मांग कर रहा है, उसकी शंकाओं को, उसके सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं दिखा पा रही है पुलिस, तो क्या उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े नहीं होते? नहीं, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद सार्थक के पिता को पूरा अधिकार है इस प्रकार के प्रश्न को करने का। पहली बात तो पीसीआर को, दिल्ली में जगह जगह पीसीआर वैन्स खड़ी हैं, जो इसमें रिस्पांस टाइम है, जो पीआरवी का रिस्पांस टाइम है, वो इतना नहीं हो सकता। सिटी एरिया में 5 मिनट्स का मैक्सिमम होना चाहिए, जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं। नंबर 2, इसमें जो सेक्शन लगाया गया है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, तत्काल बेल नहीं होनी चाहिए थी। सेक्शन 16 लगाया गया है, 106, इसमें 105 लगाया जाना चाहिए था, क्योंकि ना वो इलाज के लिए लेकर गया, ना उसने उनको कैरी किया, और मौके से भाग गया। ये और हो सकता है ही माइट हैव बीन ड्रंक। कौन चला रहा था, मालिक चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था, कौन चला रहा था, ये सब सीसीटीवी फुटेज से जो पहले के होंगे सब पता चल जाएगा कि गाड़ी को ड्राइवर कौन था, कौन गाड़ी चला रहा है। और अगर ऐसा नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने, तो मेरा ये मानना है कि दे आर कंसीलिंग समथिंग, दे आर अंडर प्रेशर, और वो उसको बचाना चाह रहे हैं। अन्यथा बिल्कुल क्लियर फुटेज जारी करें, बच्चे के पिता को दें कि ये देखिए, ये चला रहा है ड्राइवर, पिछले सीसीटीवी कवरेज में ये है, उसके पहले ये है, उसके बाद तो जो व्यवस्था हुई हो, कौन किधर बैठ गया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, कम से कम सर ये बेसिक अधिकार, ये राइट तो कम से कम परिवार का है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो कि उपलब्ध है, हम ये मानकर चल रहे हैं,
उसको कम से कम देख सके। लेकिन अश्विनी जी, मैं आपके पास पे आऊंगा कि अगर पुलिस से कोई परिवार निराश हो चुका है, सार्थक का परिवार निराश हो रहा है, तो जुडिशरी जो है वो कैसे मदद करेगी? देखिए, जुडिशरी का रोल सब्सिक्वेंट स्टेज में आता है। ये केस ऐसा था कि इस केस में, जैसा जैन साहब ने कहा, 105 गैर इरादतन हत्या जी, माने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का अगर मुकदमा दर्ज होता तो वो जो तुरंत छूटा ना, वो छूटता नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम धीरे धीरे पुलिस कानून की तरफ, पुलिस रूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? बीएनएस लेकर आने का, बीएनएसएस लेकर आने का, बीएसए लेकर आने का फायदा क्या हुआ? जब आप ऐसे केसेस में, जहां आपको सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रिंक ड्राइव कर रहा हो, और ड्रिंक ड्राइव कर रहा हो तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए 106 के तहत, और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता तो वो छूटता नहीं। तो शायद आज सार्थक के पिता, जो आपके माध्यम से अपनी आवाज दिल्ली पुलिस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन में कमी है उसको उठा रहे हैं, शायद उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, पुलिस का ये बड़ा अमानवीय कृत्य है। अमानवीय इसलिए है कि मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि पीसीआर वैन्स बड़े डिस्टेंस, बड़े नॉर्मल डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ, और कोई इतनी तेजी से कोई थार गाड़ी चढ़ा रहा है तो बजाय कि उससे वो धीरे से कुछ लेने के रेड लाइट पर उसको रोकते, उससे पूछते, चेक एंड बैलेंस होता, तो शायद आज सार्थक हमारे बीच में होता। और एक नहीं, लाखों ऐसी घटनाएं देश में हर साल होती हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री है, सड़क और राज्य परिवहन मंत्रालय, उसके आंकड़ों पर जो लोकसभा में फाइल हुआ है आप देखिए, हर साल कहा जाता है रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या लाखों में। उसके बाद भी अगर पुलिस का ये अमानवीय कृत्य हो तो मैं समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। आप ये समझिए, 106 सब क्लॉज 2 बना बीएनएस में, जो ट्रकर्स एसोसिएशन की बाद में उस समय यूनियन की स्ट्राइक हुई, जिसको अभी तक रोक दिया गया। हो सकता है अगर वो धारा होती तो वो जो अपराधी है, वो अपराधी स्वयं इस सार्थक को लेकर के हॉस्पिटल तक जाता, और अगर हॉस्पिटल लेकर जाता नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करता, मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता, तो उस परिस्थिति में उसकी जान बच सकती थी। दूसरा, जो किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन, और जो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंस है उसका कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर खास तौर से ड्रिंक ड्राइविंग करके कोई आदमी चला रहा है या किसी और इन्फ्लुएंस में है, अल्कोहल के अलावा किसी और नशे में, और वो पकड़ा जाता है, तो तुरंत उसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। हाँ, मेडिकल टेस्ट देर से करना अपने आप में पुलिस की बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी शर्मिंदगी की बात है सर व्यवस्था के लिए। ये बेहद शर्मिंदगी की बात है व्यवस्था के लिए कि एक परिवार जिसने अपने घर के सदस्य को खो दिया, वो आपसे न्याय की आस लगा करके बैठा हुआ है, वो लगातार आंसू बहा रहा है। इतनी मानवीय संवेदना के विभाग के पास नहीं रहेगी कि कम से कम किसी रोते हुए बाप के आंसुओं को देखकर ही अपनी कार्यप्रणाली को सुधार ले? इतना कम से कम कर ले कि परिवार को यह विश्वास हो जाए कि जो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं वो हमें इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन मंगला प्रसाद जी, मुझे बताइए कि अगर व्यक्ति निराश हो, और अब वापस हम उसी मुहिम पर लौटते हैं जिस मुहिम को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे थे। मंगला प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जज हैं। मंगला प्रसाद जी, ये बड़ा, जो मैं पहले कह रहा था कि बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि व्यवस्था अपने आप को इतना लाचार दिखा दे, और मैं दिखाना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, व्यवस्थाएं इतनी लाचार है नहीं, इतना लाचार दिखा दे कि जो व्यक्ति न्याय की आस में है उसका विश्वास टूटना शुरू हो जाए। अगर पुलिस व्यवस्था से, अगर पुलिस की जांच की प्रणाली से, पुलिस की जांच के तरीकों से अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कहां से न्याय की उम्मीद करे? और ये तो राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं। बहुत बेहतर हुआ कि देश के किसी सुदूर हिस्से में, किसी कस्बे में, किसी गांव में यह हादसा नहीं हुआ, वरना लोग इस बारे में बात तक ना कर रहे होते। मंगला प्रसाद जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही, अब आई, अब आवाज चली गई। जी, सवाल मेरा वही है सर कि अगर हम पुलिस व्यवस्था से नाउम्मीद हो चुके हैं कि वहां से कुछ होने वाला नहीं है, तो अगला कदम और क्या हो सकता है? देखिए, पुलिस व्यवस्था से नाउम्मीद होने का कोई बहुत प्रश्न नहीं है। इसलिए नहीं है कि विवेचनाधिकारी जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, वो चेंज कराया जा सकता है। अगर आपको किसी आईओ से आपको प्रॉपर न्याय की उम्मीद नहीं है
तो आप एक एप्लीकेशन दे करके उसे चेंज करा सकते हैं। एक एक्सपर्ट या एक सक्षम, एक कॉम्पिटेंट आईओ को आप अपॉइंट करा सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। इसे आप अपने क्वेश्चन को आप प्रॉपर अथॉरिटी के सामने रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं कि साहब ये आईओ, इन आईओ से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, उन्होंने प्रॉपर जो है एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, या जो एसेंशियल एविडेंसेस हैं उनको कलेक्शन करने में ये लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसे चेंज करा जा सकता है। इट्स नॉट प्रॉब्लम। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान न किया जा सके। तो मेरी तो ये राय है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात नज़र आती है कि हाँ हमारा प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं दिख रहा है, तो उसे चेंज करा दीजिए, उसे आप आईओ को चेंज करा दीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। लेकिन जो पिता 4 दिन से अपने बेटे के जाने के वियोग में हो सर, उसको इस कगार पे ना ही लाया जाए कि वो पुलिस थानों के चक्कर काटे या जगह जगह अपनी एप्लीकेशन लेके भटकता घूमे, अधिकारियों की खाक छाने, तो शायद व्यवस्थाओं के लिए हमारे घर की बात आंशिक तौर पर वो हो सकती है। नहीं, इसमें सिंपल ये हो सकता है कि सिंपल एक एप्लीकेशन तो आजकल जो है डिजिटल भी है। आप एक सिंपल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, एक पुलिस कमिश्नर को आप सिंपल अप्लाई कर दें कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आईओ, तो इसे वो चेंज कर देंगे, वो आयु बदल देंगे। मैं एक बार सार्थक के पिता से बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि उनके उत्तर को सुनकर आपको अंदाजा होगा कि पिता इस वक्त किस हालत में है। जिस हेलमेट को लगातार तस्वीर में देख रहे हैं ना सर, जिस हेलमेट को सार्थक के पिता अपने हाथ में उठाए हुए हैं सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हेलमेट सार्थक ने उस वक्त पहना हुआ था और वो हेलमेट आप ही ने गिफ्ट किया था उनको? नहीं सर, गिफ्ट नहीं किया था उसको। मैंने अपने मरने की कसम दी थी कि जब तुम अपने कॉन्डोमिनियम से बाहर, गेट से बाहर तब निकलोगे जब तुमने हेलमेट पहना होगा। और बच्चा बहुत सुधरा हुआ था सर। 3 डिग्रीज मेरे बेटे के पास थी। जीडी गोयंका का पढ़ा हुआ, सिम्बायोसिस से उसने इकोनॉमिक ऑनर्स किया, श्री राम कॉलेज से फाइन आर्ट्स किया, और उसके बाद लंदन चला गया मास्टर्स करने के लिए 2 साल। पढ़ा लिखा बच्चा था। एक मेरा बच्चा था, बचपन से उसके संस्कार ऐसे डाले थे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन था, कभी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नहीं करता था, कुछ भी नहीं। और मैं आपको, अब मैंने वो पता नहीं कहाँ रखा, उसके लिए सिर्फ मैंने एक लेटर लिखी थी। मैं कहा इसमें अपने बेटे को जितना अच्छा उसको उसके बर्थडे पे वो लेटर दे दूंगा, उसको सुनाऊंगा दैट व्हाट आई फील फॉर हिम, कि मेरा कितना होनहार बेटा था उसको करने के लिए। बट वो मौका ही नहीं दिया सर, मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही मेरे बेटे को छीन के लेके गए। वो चिट्ठी अभी भी मेरे पास पड़ी है। शायद हमने सैटरडे को प्रेयर मीटिंग रखी है, उसमें शायद वो मेरे साथ उस टाइम रहेगा, तो उसको सुनाऊंगा, बेटा ये मैंने आपके लिए लिखा था। हमारी संवेदनाएं आपके साथ। सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, दुखी ना हो सर, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और ये अपनी तरफ से हम वायदा जरूर करते हैं कि सार्थक के इंसाफ के लिए जितनी कोशिशें हम लोगों से हो पड़ेंगी, वो कोशिशें करते हुए हम आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए।